हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 12। जो हमारा चैप्टर 12 है वो क्या है? घर्षण। आज हम जानेंगे घर्षण किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ लगता है। अब हम देखते हैं, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो उस स्थिति में ही भी मंद हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, कभी हम साइकिल चला रहे होते हैं या फिर हम बाइक चला रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे उसमें एक ब्रेक होता है। जैसे हम वो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो साइकिल या बाइक वगैरह रहती है वो धीमी गति में आ जाती है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई भारी बल ना लगाया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे कि हम ऐसा क्यों होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 12.1। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ए तथा बी घर्षण पुस्तक का फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है? आइए पता लगाते हैं। देखते हैं हम घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाकलाप 12.2। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कामिनदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कामिनदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कामिनीदार तुला और ईंट को खींचा जा रहा है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कामिनीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? हम इसका अलग अलग प्रयास करके इसको दोहरा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, कामिनदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर कामिनीदार तुला है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 12.3। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है? इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर से कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए।
किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेटकर करूंगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत बंधन इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पुस्तक का पृष्ठ दिखाई दे रहा है हमको और ये मेज का पृष्ठ दिखाई दे रहा है। पृष्ठीय अनियमितताएं हमको देखने को मिलती है। हमने यहाँ सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं। बॉक्स को गतिमान करने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने भारी बॉक्स को एक दूसरे स्थान से सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में रोकना या सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब आपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान होता है। मान लीजिए किसी गिलास का भारी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी हो, तो क्या आप उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके गिलास को पकड़ने रखना असंभव हो पाएगा? हाँ, यदि यहाँ भी याद कीजिए, मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है, जो देखो ये हमको दिखाई दे रहा है। घर्षण के कारण दीवार पर कील का गड़ जाती है, श्याम पट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क अथवा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वह घर्षण न हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। घर्षण हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, घर्षण के कारण जूतों के तले जो होते हैं क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। ये हमको दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेंच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों न हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पटड़ी सीढ़ियां देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है।
कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। क्या आप यह अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ में रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनसे घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। ये क्या हमारे घर्षण के कारण माचिस की तीली रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। हम देखते हैं जब हम घर्षण करते हैं तो क्या होता है, आग पकड़ लेती है। हाथों को रगड़ने पर गर्मी का अनुभव होता हमको दिखाई देता है। ये हमको दिखाई दे रहा है। अब हम आगे देखते हैं घर्षण का बढ़ना तथा घटना। पिछले अनुभाग में आपने देखा है कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचेदार जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों के ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी जिमनेट्स अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, जूते तथा टायर की तलियों के खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा जब हम दरवाजों के कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों भागों के बीच लगाते हैं तो वह इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, घर्षण कम करने वाले कैरम बोर्ड पाउडर छिड़कते हैं हम। तो ये क्या हमारा कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं स्नेहक का प्रभाव। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सतह है हमको, फिर यहाँ पर चिकनाई दिखाई दे रही है और हमने क्या किया, एक और सतह 2 लगा दिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं होता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। पहिए घर्षण करना कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं लोटन घर्षण कम करता है। ये एक बच्चा है, क्या कर रहा है, ट्रॉली बैग को घींचता हुआ ले जा रहा है। क्रियाकलाप 12.4 बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। जब पुस्तक को धकेलिए आप पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक दूसरे से स्थान तक ले जाते हुए देखा है?
रोलरों पर पुस्तक की गति हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग करके सामान्य उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देता है। ये हमको दिखाई दे रहा है बॉल बेरिंग क्या कर देता है, ये घर्षण को कम कर देता है। तरल घर्षण। अब तरल घर्षण के बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों की एक ही नाम तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रक्रिया से मिलते हैं। पक्षियां तथा जो हमारी फिश तरल में गति करती है, उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, यथासंभव कम हो जाता है। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा इसकी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक हवाई जहाज और एक पक्षी की आकृति में समानता। ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? यहाँ पर ये पंख दिखाई दे रहे। पंख की जैसा ये पूरा क्या है, सेम। एक पक्षी और हवाई जहाज की आकृति कैसी है? आपस में सेम है। प्रमुख शब्द बॉल बेरिंग, कर्षण, तरल घर्षण, घर्षण अंतबंधन, स्नेहक, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में क्या होता है, बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, पक्षी और जो हमारा एरोप्लेन रहता है हम उसको ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।